वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक हम लोग नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो यूपीएससी सीएससी 2022 का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जीएस पेपर 2 के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को नोटिफिकेशन सुबह में ही दे दिया गया था। उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने नए लिसनर हैं दोनों चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि जो भी आप लोगों की समस्या वो हम तक पहुँचे और उसका हम लोग सॉर्ट आउट करें, टू वे कम्युनिकेशन स्थापित कर सके। जो युक्ति आईएएस का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, पार्ट है कि टू वे कम्युनिकेशन साथ अपने सारे टॉपिक पर बात करता है, जो भी सीरीज चल रहा है उस पर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत खुश हूँ आज कि जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है वो बहुत ही सफल रहा है और वो निरंतर सफल रहेगा ही, क्योंकि उसके जो एस्पेक्ट हैं वो डायरेक्ट आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में कनेक्ट हो रहे हैं, उससे प्रश्न आ रहे हैं। जो संभावित प्रश्न किए गए थे ये टॉपिक आ सकता है, उससे भी बहुत से प्रश्न देखने को मिला है। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। क्या आप लोग के लिए किस दिशा के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे जिस एस्पिरेंट को आ गया यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट को, इसका सिलेक्शन बहुत हद तक ऑन स्टूडेंट से अधिक हो जाता है, उसकी प्रतिशतता बढ़ जाती है। उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बात करेंगे। और देखिए बहुत सा पैकेज चलाया जा रहा है युक्ति आईएएस के द्वारा, तो आप लोग ज़रूर उसमें शामिल होइए। बहुत न्यूनतम फ़ी रखा गया है, जो हम लोग का बस केवल सॉफ्टवेयर अपडेशन होता है, सॉफ्टवेयर के जो खर्च है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो खर्च है वही आप लोग से लिया जाता है। बाकी चीज़ें नगण्य मात्रा में आप लोग को ली जा रही है। तो सपोर्ट हम लोग बनाए रखें ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आप लोग के सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ सकें। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए आगे बात करते हैं। तो बात पहले करते हैं पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन जो था जीएस2 के पेपर में जो आप लोग के लिए उपयोगी था, जो आया आपके दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस या जो भी टेस्ट सीरीज चलाया गया उससे। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन था कि भारत में आधुनिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण समस्या सावधीकरण सुसंगतवाद विधियों के सहायता के लिए कथन विवेचना कीजिए। मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ इसका ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। कलर ये भी सही नहीं है, एक्चुअली कलर का इशू हो जाता है कभी कभी। चलिए डीप कलर कर लेता हूँ। हाँ अब तो ये देखिए, एक्चुअली देखिए मैंने एनजीटी जब पढ़ाया था आप लोगों को, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये टॉपिक इस बार प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछने को देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद था कि एनजीटी से प्रश्न यूपीएससी करेगा, पर हालांकि उससे नहीं किया। उसके एक संविधानवाद जो पर्यावरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया है उसके संदर्भ में यह प्रश्न किया है। तो आपका ये क्वेश्चन टैली करता है। इस पर कितनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं दैनिक जागरण में, तो इस पर हम लोग अभी, हालांकि मैं आगे चर्चा करूँगा, सारे की पॉइंट पर चर्चा करूँगा। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं फिर। और जो भी स्टूडेंट को लगता है कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से आप लोगों को क्वेश्चन टैली किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्वेश्चन को बताइए कि हाँ वो क्वेश्चन टैली किया, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके और लोगों तक हम पहुंच सके और उन लोगों का विश्वास बना। इसलिए कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा कमेंट करने में आज, क्योंकि जो मेहनत किया जा रहा है उसका जो प्रतिफल मिलता है उसके साथ सहभागी बनिए, उसे और लोगों तक पहुँचाने में हमारा सहयोग कीजिए ताकि और भी हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था भारत के संपूर्ण क्षेत्र निवास करने वाले विचरण करने का अधिकार स्वतंत्रता के रूप में सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु अधिकार असीमित नहीं है। मैंने हाल ही में मौलिक अधिकार और हेट स्पीच के संदर्भ में युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात की थी। उसी युक्ति युक्त प्रतिबंध में मैंने असीम शक्ति नहीं है चर्चा किया था। उसमें आपको सारे डायग्राम पर बात किया था कि किन किन क्षेत्रों में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता। तो वो प्रश्न आपको अगस्त माह के ही टेलीग्राम दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से ये टैली किया है। तो सोच के देखिए चीज़ें कहाँ से आती है, किस रूप से आती है। और मैंने यह बताया भी था आप लोग कि ये क्वेश्चन इस बार युक्ति युक्त प्रतिबंध इस बार शायद यूपीएससी इस बार टैली कर ले, प्रश्न क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत इस 2021 से लेकर 2022 के बीच घटित हुआ है जो आपको प्रश्न के रूप में दे सकता है यूपीएससी। तो दिया है।
नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर, आपकी राय में भारतीय शक्ति के विकेंद्रीकरण के जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा में परिवर्तित किया है। तो यहाँ पर देखिए दो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, एक शक्ति का पृथकीकरण जो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारा की बात करता है। तो प्रश्न बहुत से कैंडिडेट ये भी समझ लेते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब शक्ति पृथकीकरण से तो नहीं है, पर यहाँ विकेंद्रीकरण का मतलब है कि पंचायती राज को जो 73वां संविधान संशोधन के बाद जो शक्तियाँ दी गई उसके संदर्भ में जमीनी स्तर पर या जमीनी ग्राउंड लेवल पर शासकीय परिदृश्य में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है उसकी चर्चा किया गया है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा गया। तो हाल ही में आप लोग को मैंने पैक्सो एक्ट के तहत में जो संशोधन किया गया उसमें मैंने चर्चा किया था, ये मे भी हमको लगता है अगस्त में भी चर्चा हुआ है। तो वहाँ पर मैंने विकेंद्रीकरण या पंचायती राज की भूमिका संदर्भ में आपको चर्चा किया था और कितनी बार ही पंचायती राज के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा परिचर्चा हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया था। पैक्स अधिनियम जब मैं बता रहा था संशोधन जिसमें सरकार लाई थी, और आप लोगों को डेयरी वाला याद होगा, अभी हाल ही में मैंने डेयरी और पशुपालन के संदर्भ में कुछ डाटा आप लोगों को दिया था किस प्रकार के सरकार कार्य कर रहा था। तो मैंने वहाँ बोला भी था आप लोगों को कि ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी इस बार ट्रिपल स्टार मैंने बोला था कि 2022 और 23 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इससे रिलेटेड टॉपिक को। तो देखिए आपको यहाँ से रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे पर उसके टॉपिक अगर मर्ज कर रहे हैं तो आपको सारे डायग्राम तैयार करके रखने होंगे कि विकेंद्रीकरण से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, राज्यसभा सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए यूपीएससी में इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है GS2 के पेपर में कि जो राष्ट्रपति की भूमिका पूछ सकता है, कार्य पूछ सकता है, शक्ति पूछ सकता है, या राज्यपाल की भूमिका जैसे और भी आगे उपराज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी आप लोग को जब धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे उनके संदर्भ में चर्चा की गई थी, तो ये भी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं टच कर रहा था। चीज़ें मैं आपको जिस रूप से दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराता हूँ तो आप लोग विश्वास कीजिए उसके दो एस्पेक्ट आपको सारे चीज़ को कवर किया। ये करंट इशू तो मैंने पढ़ाता हूँ उसे कवर करता हूँ, साथ में स्टैटिक्स पार्ट को भी कवर करता हूँ। स्टैटिक्स पार्ट में उसका मेन पार्ट और उसके सब पार्ट पर भी चर्चा करता हूँ। तो आप समग्र रूप से ये मानिए कि जो DNA दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो सीरीज चल रहा है आपके लिए रामबाण होगा। अगर जो स्टूडेंट इसे फॉलो करता है 365 दिन, उसके सिलेक्शन का दर और भी जो स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं उनसे कहीं अधिक बढ़ जाएगा। तो इस बात को विश्वास मानिए और आप लोग स्वयं इसका जांच कीजिए, आकलन कीजिए क्या मैंने अगस्त में इस टॉपिक को कवर किया था या नहीं किया था। उसके आधार पर ही UPTI से जुड़िए या इसे शेयर कीजिए। अगर लग रहा है कि ना ये प्रश्न टॉपिक कवर किया गया है तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, कॉमेंट कीजिए हाँ ये टॉपिक आपका टैली किया है, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सी भ्रांतियाँ सोसाइटी में फैली हुई, एजुकेशन सिस्टम में फैला हुआ है, उसे हम लोग तोड़ रहे हैं भ्रामक रूप से कि प्रश्न के टॉपिक आपको एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। और मैं हर बार बोलता हूँ स्टार जब भी दिया वो टॉपिक देखिएगा आप लोगों का टैली किया होगा, आने वाले सभी सब्जेक्ट में होंगे। गति शक्ति योजना, देखिए गति शक्ति योजना के संयोजक के लक्ष्य देवी सरकारी और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना की, जिसके बारे में गति शक्ति योजना के बारे में भी आप लोगों को चर्चा हाल ही में किया गया था जब गति शक्ति योजना के संदर्भ में चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी। देखिए दिव्यांग, ये प्रश्न नहीं टैली किया है किसी भी, मैं दिव्यांग अधिनियम 2016 को नहीं पढ़ाया हूँ कहीं भी, क्योंकि यह 2016 का था, चीज़ें अपडेट हुआ। ये देखिए प्रश्न इस प्रकार की यूपीएससी 1-2 प्रश्न आपको ऐसे करेंगे जो हाल के वर्षों से नहीं होगा, वो 1-2 वर्ष पुराना हो सकता है, 2 वर्ष पुराना हो सकता है, पर उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में रहती है। तो हाल ही में ऐसे कुछ घटनाएं घटी थी जिसके संदर्भ में ये टॉपिक कवर हो गया था, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको कवर नहीं कराया हूँ। तो 7वां नंबर जो प्रश्न है वो नहीं आया था। आगे हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, देखिए के माध्यम से सारे जो सरकारी प्रदेय व्यवस्था सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। मैंने हाल ही में DBT योजना के बारे में आप लोग से चर्चा किया था, उसमें आपको विभिन्न DBT की विभिन्न योजनाओं के रूप में कैसे इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, सरकार इस दिशा में कितने फंड रिलीज किए हैं जनधन योजना के तहत, सभी पर मैंने चर्चा किया था। तो और भले इसकी सीमाएं को मैंने स्पष्ट नहीं किया था पर कुछ इंडिकेट जरूर किया था कि उस टॉपिक में आप लोग को कहाँ से कवर करेगा।
नेक्स्ट है भारत का बरसों पुराना मित्र है। देखिए ये भी टॉपिक हाल में आपातकाल जब आया था तो ये भी टॉपिक आप लोगों को कवर किया गया था वर्तमान संकट के संदर्भ में, तो ये भी आप लोगों को प्रश्न आईआर के पार्ट में पूछा है, तो ये आप लोगों को कवर करना चाहिए। देखिए बिम्स्टेक और सार्क की एक समानांतर संगठन, इन दोनों के बीच समानताएं असमानताएं क्या है, इस नए संगठन में बताए जाने भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, यह इसके संदर्भ में 150 शब्दों में पूछा है। तो बिम्स्टेक क्या है, सार्क क्या, उसकी प्रासंगिकता क्या, कितनी बार आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर किया गया है, हाल ही में मंत्री स्तरीय बैठक हो या विदेश मंत्रियों की बैठक हो, हाल में संगठन हुआ बिम्स्टेक के संदर्भ में, सार्क के संदर्भ में कुछ चीज़ें अपडेट हुई थी, तो मैंने आप लोगों को सारे कुछ चीज़ों को कवर किया था। वो क्या है मैं अभी उसके संदर्भ में मैं इसके डिस्कशन करूँगा ताकि आप लोग चीज़ें और देखिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मैंने आपको यूपीएससी पीसीएस के 2 जो एग्ज़ाम होने वाले थे उससे 3 से या 4 दिन पहले इस टॉपिक को कवर किया और मैंने ये बोला था आप लोगों को कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को आप लोग बेयर एक्ट अर्थात जैसे संविधान आप लोग रटते हैं भारत का संविधान, वैसे याद कर लीजिए। ये आपको अभी से लेकर जब तक आपकी नियुक्ति हो जाती है या जीवन काल जब तक शासन प्रशासन के कार्य में लगे रहते हैं, आपको ये लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आपका काम देगा। देखिए प्रश्न यहीं से पूछा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कितना इम्पोर्टेंट है। वो एग्ज़ाम इससे रिपीटेड एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो उसके संदर्भ में सभी चर्चाएँ की थी। देखिए राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए और विधायिका के समक्ष राज्यपाल के आदेशों की पूर्ण व्याख्या कीजिए। आपको मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था की नोट्स बनाने के लिए, उससे संदर्भित देखिए की नोट्स आपको वहाँ से पूछा गया। डायग्राम को देखिएगा, अध्यादेश के संदर्भ में कितनी कमेटियाँ बैठी है सभी पर चर्चा उसमें की गई थी। तो और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में 2021 के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आपको यह कवर किया गया है टॉपिक। नेक्स्ट है देखिए ये टॉपिक डायरेक्टली तो नहीं पढ़ाया गया पर इनडायरेक्टली आपको ये कवर करता है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है केंद्रीकरण के पक्ष में जबकि क्षेत्रीय दल स्वायत्तता के दल के पक्ष में है, तो इसके संदर्भ में टिप्पणी करने की बात की गई थी। तो ये डायरेक्ट नहीं आया था पर इनडायरेक्ट कहीं से आया है जो चीज़ें, ये भी डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया है, मैंने इसको कवर नहीं किया था। हालांकि जब 1 साल के दरमियान होता, क्योंकि शुरू तो मैं इधर 2 महीने से किया, ये फिर 21 में मैं शुरू किया था बंद कर दिया था, तो इस बीच में जो गैप रह गया अगर होता तो ये भी कवर हो जाता, क्योंकि फ्रांस और भारत का जो संबंध है हालिया दिनों में बहुत प्रगति की है। तो इसके संदर्भ में निर्वाचित होने की प्रक्रिया जो उसका आलोचनात्मक परीक्षण के संदर्भ में यहाँ चर्चा मांग रहा है यूपीएससी और 250 शब्दों में मांग रहा है, तो विस्तृत इस पर चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट है आचार संहिता उद्भव के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को विवेचना कीजिए। हाल ही में मैंने जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा चुनाव राज्यों के, उस समय आचार संहिता के संदर्भ में और मैंने बात भी किया था कि लोग पार्टियों को यह मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि आचार संहिता का लागूकरण उसके ही स्तर पर बेहतर तरीके से किया जाए ताकि चीज़ें और लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित किया जा सके। यह लाइन मैंने वहाँ बोला था, तो देखिए प्रश्न वहीं से प्रश्न उठे हैं, आप लोग को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत समाज के वंचित वर्गों और गरीबों के सेवाओं के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता। हाल ही में मुद्रास्फीति बेरोजगारी के संदर्भ में टॉपिक आया था, वहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी और आपको लास्ट ईयर के 21 में कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का क्या प्रबंधन होना चाहिए, किस रूप से कल्याणकारी योजनाओं को संगठित करना चाहिए के टॉपिक को कवर किया गया था, तो आप उस न्यूज़ को देख सकते हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर, क्या आप इस बात से इस मत से सहमत है, मैं बार बार इस मत को पूछता हूँ प्रश्न में मॉडल आंसर के रूप में, क्या आप इस बात से सहमत है, आपकी राय क्या है। देखिए प्रश्न ऐसे ही यूपीएससी में किए जाते हैं, जो आप लोग को मॉडल प्रश्न दिया जाता है उसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके बिहाफ में वो एग्ज़ाम हॉल में उसका बेनिफिट आप लोगों को मिले, तो प्रयास कीजिए। देखिए विकास हेतु दाता अभिकरणों की बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया की सामुदायिक भागीदारी को महत्व को घटाती है और अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध करिए। तो ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया हूँ, हालांकि चीज़ें और भी बेहतर तरीके से की जा सकती थी पर कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरह नहीं की जा सकती, आप लोग भी जानते हैं। देखिए स्कूली शिक्षा महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना
बच्चों की शिक्षा प्रेरणा आधारित पद्धति निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अपर्याप्त विश्लेषण कीजिए। 2021 के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में इस बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में चर्चा किया गया है। स्कूलों से ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं स्थितियाँ जो रिपोर्ट आई थी उसके संदर्भ में चर्चा किया गया था। तो यह 2021 के टॉपिक में कवर किया गया था। हाल के इधर दिनों में नहीं हुआ है पर 2021 के टॉपिक में किया गया। देखिए I2U2 जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए यूपीएससी ऐसे चीज़ों को भी आप लोग को हेल्प कर देता है कि शॉर्ट फॉर्म अगर आप लोग को याद नहीं हो तो वो तुरंत क्लियर कर ले। तो जैसे समूहन वैश्विक राजनीति के भारत स्थिति किस प्रकार रूपांतरित करेगा, इससे रिलेटेड आप लोग को टॉपिक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में किया जा चुका है, आप लोग पढ़े होंगे। इसलिए मैं टॉपिक आप लोग को देता हूं। अगस्त से टॉपिक दिया जा रहा है, उसमें आप लोग मिला लीजिएगा। अगस्त से लेकर सितंबर 14 तक दिया हुआ है। उससे पहले अब नहीं दिया जाता था ताकि चीज़ें नई तरीके से हम लोग इम्प्रूव होकर आए हैं। चीज़ें सब चीज़ों में मेहनत लगता है, वक्त लगता है, इसलिए जैसा रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं उसी अनुसार काम होता है। और देखिए फ्रैंकली मैं बात करूं, मैं बहुत बड़ी संस्था नहीं हूं जिस पर मैं आप लोगों को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूं ताकि सभी चीज़ें धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट बनाइएगा, मुझे अर्निंग होगा, उसके बाद ही मैं चीज़ें कर पाऊँगा। पर विश्वास रखिए कि जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा, इस स्थिति में आ जाऊँगा कि आप लोग के लिए सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके, विश्वास कीजिए आप लोग एक अच्छे बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए ने गर्व महसूस कीजिएगा। क्योंकि मैं कभी इस संस्था से जुड़ा था। बहुत ही लो प्राइस में आप लोग को चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड कराई तो टू दी पॉइंट बात की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखिए, हम लोग बात करते हैं स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीतिक संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति के संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिए ये टॉपिक मैंने कितनी बार आप लोगों से चर्चा किया, लगभग हमको लगता है 2 से 3 बार मैंने इस टॉपिक पर चर्चा किया। भारत की बदलती नीति जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, इसके संदर्भ में चीज़ें अपडेट आप लोगों को करना। और ये दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस 2021-22 के टॉपिक से प्रश्न टैली किया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्रश्न टैली किया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए 17 मिनट ऐसे ही होंगे, मैं विशेष कोशिश करूँगा 2 पार्ट में से कवर करने की, बहुत लंबा विस्तृत हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँ 1 से सवा घंटे में इसे कवर करने के लिए। मैं आगे बढ़ने से पहले चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट क्यों मैं सिलेबस आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, सिलेबस को आप लोगों को याद रखिए। सिलेबस याद रखिएगा, टॉपिक सिलेक्शन प्लस क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट किया है उसका आंसर फ्रेमिंग करने में आसान होता है। तो आप लोग सिलेबस ज़रूर रखिएगा। सिलेबस आपको मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। मैंने वैसे भी आप लोगों को PDF दिया हुआ, मुझे विश्वास है सभी लोग आप लोग PDF अपने स्टडी स्पेस के पास जहाँ पढ़ते हैं वहाँ ज़रूर रखे होंगे ताकि आप लोग को आसान हो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ विश्वास रखिए उस चीज़ को अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं आप बेहतर स्थिति में होंगे। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इन सभी सिलेबसों को कवर कर लेना है ताकि आगे भी काम किया जा सके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न के मॉडल जो की पॉइंट्स हो सकते हैं, होने चाहिए। तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो पहला प्रश्न है उसके संदर्भ में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के समय पर्यावरणीय समस्या सावधानीकरण जो संवैधानिकरण किया जा रहा है NGT टॉपिक में चर्चा के समय इस मुद्दे को उठाया गया था। मूलतः यह बात जब भी की जाती है, जब भी सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के कार्य को करना चाहती है तो उस समय देखिए दोनों के शक्ति के बीच शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत पर लागू होता है। पर यहाँ बात यहाँ हो रही है कि जब संसद अपने विविध कारणों, बहुत से कारण हो सकते हैं, संसद की अपनी सीमा है, संसद के लोगों की अपनी सीमा है, उसकी अवसंरचना है, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो संसद के पटल पर आता है, फिर राजनीतिक विरोध और विभिन्न कारकों से वो पालन नहीं हो पाता है। तो विविध कारकों के कारण संवैधानिक कर्तव्यों से मुक्त होती है। जब भी संसद ऐसा कार्य करती है तो सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर पर्यावरणीय समस्याओं का सावधानीकरण करता है या प्रयास करने की कोशिश करता है। इसी संदर्भ से टॉपिक आप लोगों को पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति बार बार देखने को मिला है। और हाल के वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण, वनों के संरक्षण, वन जीव संरक्षण के उपायों के क्रियान्वयन के निगरानी में उच्च न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका उल्लेखनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैसे है उस पर हम लोग चर्चा, ऐसे कि आंसर राइटिंग तो आप लोग को UPSC में इस प्रकार से नहीं लिखना है कैसे क्या है,
मैं एक फ्रेमिंग आप लोगों को दे रहा हूँ, कैसे कैसे आप समझिएगा कि यह कार्य कर रही है, उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। देखिए हाल ही में मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ केस स्टडी याद रखिएगा। केस स्टडी अगर याद रखते हैं, वो कहीं भी मामला हो, जैसे एनजीटी हाल ही में देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास था कि एनजीटी से इस बार प्रश्न होगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में हुआ है कि आपको 12,000 करोड़ का प्लेंटी घोषित किया गया एनजीटी के द्वारा महाराष्ट्र में, बंगाल में 3500 करोड़ के। तो ये प्रश्न अमूमन पूछना चाहिए था। अगर इस बार नहीं पूछा है तो आप विश्वास मानिए 22-23 के मेंस में ये जरूर प्रश्न होना चाहिए। देखते हैं क्या करता है एनजीटी यूपीएससी। तो 2012 में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य उसकी सीमांकित सीमाओं के तहत कम से कम 1 किलोमीटर अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन, देखिए ESZ हमेशा चर्चा में रहा था 2022 में, तो इसलिए प्रश्न यहाँ से भी उभरे होंगे यूपीएससी के दिमाग में कि इससे प्रश्न पूछना चाहिए। बहुत ही इको सेंसिटिव जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण रिलेटेड से टॉपिक में, तो आपको यहाँ से प्रश्न टैली करके पूछा गया। और हाल ही में इको जो सेंसिटिव को कायम करने के लिए आपको यहाँ चीता लाया गया भारत में। तो भारत के संदर्भ में देखिए कार्य इस दिशा में भी हो रहा है, तो प्रश्न ऐसे भी उभारे जा सकते हैं। और यह कहाँ से था, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वन भूमि सुरक्षा के लिए दायर याचिका के संदर्भ में यह फैसला आया था। वहाँ पर इस प्रकार के हाल ही में सुने होंगे हाईवे, जंगल के बीच ओवर हाईवे बनाया गया है। जंगल के बीच से रास्ता जो हाथियों का जो पगडंडी है उसे बिना प्रभावित किए हुए वह उसके ऊपर से हाईवे बना दिया गया है। तो यह नीचे से लोग अपना जानवर अपने जो भी वन्य जीव हैं वो जाएंगे आएंगे तो उनके रास्ते में बाधा नहीं पड़ेगा। इसी के संदर्भ में इको सेंसिटिव जोन चर्चा में था, तो वहाँ से प्रश्न किया गया। अब देखिए मेट्रो डिपो अर्थात दिल्ली जो है एनसीआर, उसके लिए नहीं, ये आपको एक मेट्रो डिपो महाराष्ट्र का भी एक एनसीआर का ही मामला था। तो मेट्रो डिपो जो पेड़ की कटाई के लिए संबंधित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि मुंबई में आरके कॉलोनी है उसमें अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे, न ही उनकी दूसरी गतिविधि करेंगे। तो इसके संदर्भ में उसने दिशा निर्देश दिया था। हालांकि बाद की स्थितियाँ कुछ और ही थी, पर दिशा निर्देश इस रूप से दिया था। नेक्स्ट है, अब सर्वोच्च न्यायालय फरवरी 2022 में अपने फैसले में नदियों के आसपास जोड़ने वाले परियोजना कार्यवाही सरकार और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से समग्र रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया था और केंद्र सरकार तौर तरीकों में काम करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विशेष समिति की नियुक्ति भी कहा था। और उसके बाद विशेष समिति गठित भी की गई केंद्र सरकार के द्वारा। तो देखिए किस प्रकार से दिशा निर्देश के सर्वोच्च न्यायालय सरकार को देता है, क्योंकि यह कार्य आपको संसद का था कि इससे संबंधित नियम कानून बनाए और त्वरित रूप से बनाए और कार्य गतिविधि करे, पर इसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय भागीदारी करता, उससे संबंध दिशा निर्देश देता। तो यही संविधानीकरण है कि उसके प्रारूप में लाकर सामने लाना, उससे तहत कार्य और दिशा करना। और सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्माण गतिविधियों के बारे में जो भी निर्णय होगा वो वायु गुणवत्ता आयोग ही लेगा। तो इसके बाद वायु गुणवत्ता आयोग का गठन किया गया। तो देखिए इसके बाद वैधानिक संस्थाओं का विभिन्न रूप से गठन किया जाता है। और ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब ऐसी कार्य और गतिविधि की है। हालांकि देखिए ये होता क्या है कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए चेक एंड बैलेंस थ्योरी पर हमारा सिस्टम डेवलप है। जब विधायिका कार्य नहीं बेहतर तरीके से करती है तो उसे न्यायपालिका बेहतर करने का प्रयास करती है। जब कार्यपालिका बेहतर कार्य नहीं करना चाहती अर्थात प्रशासन, तो उसमें आपको विधायिका भी कार्य कर सकती है, न्यायपालिका भी उसे निर्देश दे सकती है। तो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी आपको कार्य देखने को मिलता है। तो ये आपको प्रश्न में ये सब टॉपिक में ये सब की पॉइंट होनी चाहिए ताकि आपका आंसर इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण का अधिकार क्षेत्र सभी भारतीयों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह अधिकार असीमित नहीं है। इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा गया है। यह क्या प्रश्न है, इससे रिलेटेड क्या बातें की गई है, तो देखिए यह टॉपिक 19 अगस्त जो
दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया गया था, उसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध की चर्चा की थी। तो 19 अगस्त का आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस क्या उससे टैली किया है या नहीं किया है, तो आप लोग जरूर इसे रीचेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बातें करनी चाहिए। अनुच्छेद 19A(E) की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि वह आपको प्रत्येक नागरिक भारत में किसी स्थान में निवास करने और बसने का अधिकार देता है। यह मुख्यतः यह प्रावधान का उद्देश्य क्या है, देश भर में भीतर और देश के भीतर और किसी विशिष्ट हिस्से में आंतरिक बाधाओं को दूर करना। इसका मुख्य उद्देश्य इस एक्ट जो 19(1)E है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आंतरिक क्षेत्रों में विशेष जो बाधाएं हैं उसको दूर करना है और भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद संचरण का अधिकार देना सभी को, कहीं भी आ जा सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर जब अधिनियम आया था, उसे जब केंद्र शासित नहीं, वो राज्य के रूप में था, तो वहाँ पर प्रतिबंध थे कि अन्य भारतीय वहाँ पर निवास नहीं कर सकते थे, इससे रिलेटेड चीज़ें थी। तो वहाँ से भी ये टॉपिक कवर किया जा सकता है, तो उस पर मैंने आप लोगों को चर्चा भी किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)D है, प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने का भी अधिकार प्रदान करता है। पर युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है, आप लोग इसे जरूर, आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है कि 2-4 की पॉइंट है जिसके आधार पर राज्य आपको प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस मामले में क्या प्रतिबंध लगा सकती है ये देखना है। तो आबाद संचरण स्वतंत्रता 2 आयाम है, एक आंतरिक देश के अंदर जाने का अधिकार और बाहरी देश के बाहर जाने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। इसका आबाद संचरण के 2 आयाम है, एक तो आंतरिक है, एक बाह्य है। तो दोनों की स्थितियां हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रथम आयाम अनुच्छेद 19 के केवल भारतीय प्रथम आयाम का रक्षा करता है, अर्थात देश के अंदर आने के लिए, और द्वितीय आयाम जो अनुच्छेद 21 है उसके संदर्भ में रक्षा करता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत विनियमित किया जा सकता है, किसी के बाहर आने जाने या न रोकने से संबंधित अधिकार होंगे। तो आपको यह चीज़ें चर्चा करनी होगी। नेक्स्ट है, यह अधिकार केवल राज्य के कार्रवाई के सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया, न कि निजी व्यक्तियों के लिए। राज्य को इसलिए दिया गया है कि आपको संतुलन की स्थिति को बनाए रख सके और जो क्षेत्र विशेष में जो बाधाएं हैं उसको समाप्त किया जा सके, उसके लिए राज्य को यह दिया गया है, न कि व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, न कि विदेशी नागरिकों के लिए। कानूनी व्यक्ति जैसी कंपनियां, निगमों आदि के लिए भी यह लागू नहीं होती है। तो यही युक्तियुक्त अधिकार जो असीम की चर्चा करता है, असीम क्या है, केवल यह भारतीय नागरिकों के लिए, न कि विदेशी नागरिक। अब विदेशी कोई नागरिक आके ये अधिकार से नहीं बोल सकता है कि यह मौलिक अधिकार मुझे, वो मानवाधिकार के संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट की जाती है और उसके अलग अलग आयाम है, डायस्पोरा उसके हैं। और कंपनियां भी और कोई निगम अगर कार्य करना चाहता है किसी क्षेत्र में तो उसके लिए भी यही रूल और रेगुलेशन फॉलो होता है, पर स्थितियां कुछ और भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, ध्यान रखिएगा इसी टर्मोलॉजी, ये चीज़ें आपको होनी चाहिए थे वहाँ इस आंसर राइटिंग में, इस असीम शक्ति में ये की पॉइंट आपका होना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें बहुत ही रेयर लोगों में मिलता है। लोग ये चीज़ें नहीं, लोग इसे नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं, इसे दूसरे एस्पेक्ट से समझ लेते हैं। पर राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध इस संदर्भ में भी लगा सकती है कि सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वेश्यावृत्ति में संलग्न लोगों के आवाजाही स्वतंत्रता के प्रतिबंध किया जा सकता। अगर कोई वेश्यावृत्ति से संबंध व्यक्ति विशेष है किसी क्षेत्र समूह से, बहुत से ऐसे राज्यों में वेश्यावृत्ति के केंद्र हैं जहाँ पर आपको इस प्रकार के लोग सम्मिलित है, तो उसे सार्वजनिक नैतिकता और स्वास्थ्य के संदर्भ में उसे किसी अन्य क्षेत्र या किसी जगह जाने से रोका जा सकता है। या अगर राज्य ऐसा चाहे उसे शक्ति प्रदान है, पर अमूमन इस प्रकार की घटनाएं नहीं देखने को मिलती है, पर यह प्रावधान किए जाते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ सोसाइटी में जब हम रहते हैं कुछ बॉन्डेशन होता है। इसे किसी भी नारीवाद या पुरुषवादी सोच के रूप में नहीं देखिएगा। अगर एक तरफा देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक तरफा व्यू को जन्म देते हैं, और यूपीएससी एक सार्वभौमिक व्यू को जानना चाहती है, और इसी के संदर्भ में ये आपका टॉपिक में की नोट्स के रूप में होना चाहिए। मेरे समझ से चीज़ें और भी यूपीएससी क्या ढूंढती है वो चीज़ें आंसर के बाद, जब आंसर उसका आता है उसके बाद चीज़ें हम लोग देखते हैं नंबर किस रूप से स्टूडेंट को मिलता है।
देखिए, अनुसूचित जातियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं, शिष्टाचार रक्षा के तथा उनके पारंपरिक व्यवसाय और संपत्तियों को शोषण से बचाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। और पंचायती राज अधिनियम के तहत इसे आपको विधिक रूप भी दिया गया है, एक्ट बना हुआ है। तो आप लोग चीज़ें देखिएगा किस रूप से युक्त प्रतिबंध लगाया गया। तो इस आंसर में ये सारे युक्त प्रतिबंध की चर्चा होनी चाहिए और संबंध अधिकार क्या है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे किस टॉपिक में कैसे क्या चीज़ें आपको, क्यों देखिए 150 वर्ड में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो केवल टू दी पॉइंट रहना है, ज़्यादा माहौल नहीं क्रिएट करना है कि पहले मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार में इतने पार्ट होते हैं। डायरेक्ट आप 19A से उतरिए और सारी चीज़ों को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि प्रश्न आपको वहीं से पूछा जाएगा, उसी रूप में ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी राय में भारतीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जमीनी स्तर पर शासकीय परिदृश्य में किस सीमा में परिवर्तित किया है? 150 शब्दों में आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए, इसके संदर्भ में आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए, 21 अगस्त के टॉपिक में आपको विकेंद्रीकरण, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के जमीनी स्तर के परिदृश्य पर चर्चा किया गया था। और पॉलिटी टेस्ट जो हुआ था मेंस का, उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न किए गए थे। तो आप लोग जरूर, आप लोग जो टेस्ट लिया जाता है आप लोग शामिल होइए, उसमें अपना पार्टिसिपेशन कीजिए ताकि आप लोग और भी बेहतर उभर कर सामने आए। और आपको लग रहा होगा यूट्यूब पर इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि और भी बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकें। चलिए देखिए, पहला तो इस प्रश्न का, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो कुछ कोटेशन आपके पास ज़रूर होने चाहिए। जैसे महात्मा गांधी पंचायती राज के संदर्भ में जो बातें की गई उन्हीं के आधार पर आगे पंचायती राजों का गठन किया गया, अनुच्छेद 40 का प्रावधान किया गया था। तो ये चीज़ें देखिए, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं होता, अपितु वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा एक कोटेशन है। तो सबसे पहले ये कोटेशन अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो और भी बेहतर तरीके से आंसर इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए, और विकेंद्री का समान अर्थ क्या होता है? शासन सत्ता में एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी सत्ता में भागीदार सुनिश्चित हो सके और अपने हितों के आवश्यक अनुरूप शासन संचालन में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के केंद्रीकरण का मूल आधार है। तो ये आपको बैकग्राउंड में याद रखना है सत्ता का विकेंद्रीकरण के संदर्भ में जब भी प्रश्न पूछता है तो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों में पंचायतों गठन का निर्देश देता है। इस पर कितनी बार हम लोग चर्चा किए हैं। वर्ष 1943 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 को पुनः जोड़कर भाग में 16 नए अनुच्छेद 243 से लेकर 243(9) तक संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों के गठन, पंचायतों के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण और पंचायतों के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। अब देखिए, आपके सामने देखिए शासन प्रदेश की किस सीमा तक परिवर्तित करता है। तो कम से कम इतनी तो चर्चा करनी चाहिए आप लोग को कि यह विकेंद्रीकरण किस रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये पंचायतों के संदर्भ में हम नए अनुच्छेदों को जोड़ते हैं और गठन के पंचायतों सदस्यों के चुनाव के, आरक्षण के और कार्यों के संदर्भ में व्यापक प्रावधान करते हैं। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसका, इसी आधार पर हम लोग बता सकते हैं। और नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्यों के अपने नियम बनाने का अधिकार, फलस्वरूप अलग अलग राज्यों में पद के आरक्षण, क्रियाकलाप आदि के भी प्रावधान विविधता देखी जाती है। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाई गई। अब हम लोग बात करते हैं कि यह परिदृश्य दिखता कैसे, स्पष्ट कैसे होता है। अगर मान लीजिए हम लोग यह नहीं स्पष्ट करेंगे, यूपीएससी को नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे मानेगा कि नहीं आप इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर समझ रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके कुछ केस स्टडी चर्चा की जाए, उसके संदर्भ में कुछ जो भी अपडेट हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, न्यू एस्पेक्ट आए होंगे उसके बारे में चर्चा करें। तो मैं हर बार आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में बताता हूं कि ये केस स्टडी के तौर पर आप लोग इस टॉपिक को आपको किसी केस स्टडी के तौर पर किस टॉपिक में कवर करना है मैं बार बार चर्चा करता हूं। तो आप लोग केस स्टडी को अच्छे तरीके से देखिएगा, प्रश्न ऐसे ही क्रिएट किया जाएगा और एग्जाम्पल में आप लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे है
कि पंचायती राज संस्थाओं खुद को अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करे, इसके लिए अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग पंचायतों वित्त के आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में जो 14वां वित्त आयोग बैठा था, हालांकि अभी 15वां वित्त आयोग, उसमें आप लोग को देखने को मिला होगा इसके वित्त के आवंटन में वृद्धि की गई है। समय समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण के अतिरिक्त, देखिए लेखा परीक्षण समय विधि के साथ है आपको पंचायती राज संस्थाओं में होता है, पर उसके अतिरिक्त क्या किया गया है ये आपको बताना होगा कि नहीं। शासन पद की सीमा तक परिवर्तित किया है, यह कारण है जिसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल आपको भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया, जिसमें एक सराहनीय प्रयास था, जिसके तहत परीक्षण का कार्य अब आम जनता भी कर सकती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको इनिशिएटिव था केंद्र सरकार का। तो यह कहीं ना कहीं धरातलीय स्तर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल के दिनों में बैक टू विलेज कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए पंचायती संस्थाओं को मोटिवेट करता है। वैसे ही इस उद्देश्य का क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जिले या राज्य स्तर पर बने सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को अंतिम गांवों तक पहुंचाना। तो इसका कार्य कौन कर रहा था, यही पंचायती संस्थाएं कर रही थी। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की जरूरत होगी आप लोगों को किस प्रकार से शासन जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, विकेंद्रीकरण की प्रकृति कैसे जमीनी स्तर ग्राउंड लेवल गांव पर, सबसे छोटा कस्बा गांव अगर मान के चलते हम लोग हैं तो गांव में यह कैसे पहुंच रही है शासन का तंत्र। तो यह आपको बैक टू विलेज कॉन्सेप्ट, इसी तरह उत्तर पूर्वी राज्यों में बैक टू विलेज कार्यक्रम प्रगति के बिंदु देखने को मिले हैं जब से वर्तमान सरकार आई है। अब वैसे पहले भी बहुत से कार्य किए जाते थे, पर जितना जुड़ाव अभी आपको देखने को नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उसमें आपको बैक टू विलेज कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। इसके तहत जितने आवंटन किए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं उससे पहले नहीं किए गए थे, और हमेशा देखते होंगे उसको उन्नत करने के लिए चिकन नेक थ्योरी जो आप लोग पढ़ाए थे, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमको उन राज्यों को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थाओं को विकेंद्रीकरण शक्तियों का किया गया था। यह आपको समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर यह भी आप बता सकते हैं, महिला विकास योजनाओं को केंद्रित विभिन्न कार्यक्रम लागू किया गया है शक्ति विकेंद्रीकरण पंचायती संदर्भ में। और कितनी ही योजनाएं यहाँ लगभग नहीं भी होगा, लगभग 50 से 100 योजनाएं केंद्र और राज्यों के ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो महिलाओं के विकास योजना के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर डेवलप किए गए हैं और वहाँ पर कार्य भी कर रहे हैं। तो यह भी आप लोगों को बताना होगा। हाल ही में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट रोजगार सृजन हेतु खादी और ग्रामोद्योग एमएसएमई और कपड़ा विभाग की मदद से ली जा रही है, ताकि आजीविका और रोजगार की वृद्धि हो सके। देखिए पंचायत स्तर पर लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर आपको सभी मंत्रालय के द्वारा ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा बहुत से कार्य योजना कराए जा रहे हैं। देखिए सभी चीज़ों की चर्चा नहीं करना है, बस आपको इंडिकेट कर देना ये योजना चल रही है। यूपीएससी में जो लोग हैं वो आपको समझ जाएंगे माइंडसेट को, ये चीज़ें पढ़ा है और चीज़ें आपको 150 शब्दों में कवर करना है, तो आपको की पॉइंट के रूप में ही चर्चा कर सकते हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। चीज़ें देखिए 38 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, समय क्या लग जाएगा देखते हैं। डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के बढ़ावा देने की रणनीतिक योजनाओं को लागू कर रही है सरकार। यह भी आपको कहीं ना कहीं पंचायती राज्यों में विकेंद्रीकरण की सत्ता उसे और मजबूत करने के लिए, और यह आपको हाल ही में मैंने कवर किया है सितंबर के माह में ही कि डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में सरकार ने क्या किया है। तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप लोग एग्जाम में दे सकते हैं की पॉइंट के रूप में। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स सुदृढ़ीकरण, आपको अगस्त सितंबर में पैक्स के संदर्भ में आप लोगों को चर्चा किया गया था। तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सुदृढ़ीकरण किया गया, आरबीआई के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यह सब कार्य क्या है, पंचायती स्तरों पर जो शक्तियाँ दी गई हैं, अर्थात केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा जो शक्तियाँ प्रोवाइड कराई गई हैं पंचायत के स्तर पर, उसे कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर कन्वर्ट करता और उस तरह से कार्य कर रहा है। तो 150 शब्दों में आपको ये सब आंसर के अंदर ये सब की पॉइंट हो जाने चाहिए ताकि आपका आंसर इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भूमिका।
इस पर हम लोग चर्चा करने से पहले आप लोग जरूर चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं रुकना चाहिए। आज अगर आप लोग को लग रहा है अमर सर आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, युक्ति आईएएस आपके लिए मेहनत कर रही है, युक्ति आईएएस की टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन टैली किया और इसकी क्या आपने इसको किस रूप में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, सारी चीज़ों को आप लोग कर सकते हैं ताकि और भी हम लोग इंटरनल मोटिवेशन मिले। देखिए हम लोग यही बस आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा। बिना सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से मार्केट में लोगों भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, रीज़न इसके पीछे यही है। नेक्स्ट है देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 में यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। तो पहले तो इसके बारे में कुछ चर्चा करनी है, उसके बाद पदेन सभापति की भूमिका किस रूप में उसको चर्चा करनी है। तो पहले पीठासीन अधिकारी के रूप में वो कार्य करता है। किस रूप से कार्य करता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति बैठकों की अध्यक्षता करता है और पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा के सभापति सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा के निर्विवाद संरक्षक या वह सभा के प्रमुख प्रवक्ता भी के रूप में भी कार्य करता है। वह सभा और उसके सदस्यों के अधिकारों विशेषाधिकारों का अभिरक्षक और संरक्षक भी होता है पीठासीन अधिकारी के रूप में। तो देखिए यहाँ भूमिका पूछ रहा है। देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, टर्मोलॉजी जरूर याद रखिएगा। कार्य, शक्ति और भूमिका तीनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। कार्य, शक्ति और भूमिका तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर उपराष्ट्रपति के कार्य पूछता तो कुछ और ही इसमें लिखा जाता, शक्ति पूछता तो कुछ और लिखा जाता, और भूमिका पूछा गया तो कुछ और ही आंसर होगा। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि कार्य पूछ दे तो यही आंसर डाल दीजिए, भूमिका पूछे तो यही आंसर आप आंसर पुट कर दीजिए, या शक्ति भी पूछ दे तो यह आंसर नहीं करना। तीनों के अलग अलग मतलब है, कार्य, शक्ति और भूमिका। भूमिका वर्तमान स्वरूप के संदर्भ में बात करता है, शक्ति उसे संवैधानिक रूप से क्या दर्जा दिया गया है, क्या शक्ति प्रोवाइड की उसके संदर्भ में बात करता है, और कार्य वो किस रूप से संतुलित कर रहा है इन दोनों के बीच। संवैधानिक संस्थाओं के जो शक्तियाँ दी गई, संवैधानिक शक्तियाँ दी गई और वर्तमान भूमिका वो कार्य संचालन किस रूप से कर रहा है, इसके परस्पर अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। तो इसलिए आप लोग चीज़ों को तीन अलग अलग तरीके से समझिएगा, नहीं तो आंसर बवंडर मिस्टेक करके आ जाइएगा एग्ज़ाम में। इसलिए मैं चीज़ों को इसी रूप से स्पष्ट कर। देखिए वर्तमान में सभापति प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। हाल में ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिला है। बिरला जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में बहुत सी चर्चाएं आम उनकी थी कि किस रूप से वो काम कर रहे हैं, किस रूप से वो सांसदों को अनैतिक रूप से कार्य करते हैं तो उसको किस प्रकार से आपको दंडित भी करते हैं, डांटते भी हैं। तो एक अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो यह कार्य उनका हुआ है। और भूमिका किस रूप से वो निर्वहित कर रहे हैं यह, तो ये चीज़ें हम लोग उपराष्ट्रपति पर चर्चा करते हैं। अब सभा के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। जैसे सभापति राज्यसभा के प्रमुख प्रवक्ता भी होता है, वो बाहरी विश्व के लिए सभा सामूहिक भावनाओं का अभिव्यक्त करता है। हाल ही में विश्व के कई राष्ट्रों के मैसेज आए थे, जिसको जो वेंकैया नायडू जी थे जब दौरा गए थे विदेशी दौरा पर, तो उनके द्वारा ये काम किया गया था कि सामूहिक भावनाएं अभिव्यक्त किया गया था, धन्यवाद ज्ञापन दिया गया था। तो इनके वर्तमान भूमिका को देखने को मिलता है, किस प्रकार संसद को वैश्विक स्तर पर जोड़ के रखता है। या तो देख सकते हैं अभी हाल ही में ओम बिरला जी विदेशी दौरे पर, जो कनाडा में जो बैठक हो रही है सांसद लोकतंत्र के जो लोकसभा प्रतिनिधि सभा होती है उसके लोकसभा अध्यक्ष का बैठक हो रहा, उसमें गए हुए। तो जब वो भारत आते हैं और संसद के पटल पर लाते तो वही होता है मुख्य प्रवक्ता के रूप में कि विश्व के साथ क्या भूमिका है, या राज्यसभा में वो प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किस रूप से काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा भेजी जाने वाली सभापति को संबोधित पत्र जो होता है सभापति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। तो यह भी एक भूमिका में देखने को मिल रहा है। वर्तमान जो भी आपको गत सभापति के रूप में जिनका चयन हुआ वेंकैया नायडू या वही धनखड़ जी के द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट है सभापति के निर्णायक मत को भी जानना बहुत जरूरी होता है, यह भी इस भूमिका में होते हैं, तो यह भी आपको जानना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान के अधीन, संविधान केवल तभी निर्णायक मत दे सकता है सभापति
तभी निर्णायक मध्य से जब मत का विभाजन हो। तो ध्यान रखिए यहाँ कुछ युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया, जब इन पर ही कोई बात चल रहा है उनके स्टेटस के संदर्भ में कि वो पद पर बने रहेंगे या नहीं, तो उस मामले में यह निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। तो यह भी आप लोगों को यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब राज्यसभा के कार्य संचालन की भूमिका के संदर्भ में भी इनकी भूमिका स्पष्ट होती है। तो सभापति का मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न आगे आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है कि सभापति का मौलिक कर्तव्य क्या है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से वर्तमान समय में दिख रहे हैं या नहीं। तो इस प्रयोजनार्थ उस नियमों के अधीन सभी आवश्यक अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग प्रदान की गई है, जिसमें उसका मौलिक कर्तव्य। हाल ही में इसको लोकसभा के संदर्भ में समझ सकते हैं। राज्यसभा के संदर्भ हालिया जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें बहुत से सांसदों को उनको कुछ दिन के लिए पनिशमेंट दिया गया था लोकसभा में, और कुछ राज्यसभाओं में तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। तो इसका मौलिक कर्तव्य है कि नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। थोड़ा थका हुआ हूँ इसलिए। राज्यसभा में स्थगित करने और गण पूर्ति न होने की स्थिति में बैठक की निलंबित करने की भी शक्ति उसे प्राप्त है। तो बहुत से ऐसे अवसर आज देखने को मिला जब सांसद गण जो गण पूर्ति की संख्या वो नहीं पहुंचते तो विलंब होता, तो उसके निर्णय भी राज्यसभा के सभापति द्वारा ही लिया जाता है, या उनके द्वारा जो नियुक्त किया जाता है एक उप सभापति पीठासीन अधिकारी, उनके द्वारा भी किया जा सकता है। किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने के मामले में अधिसूचना प्राप्त अथवा अन्यथा ऐसे कोई भी जांच करवाने में उचित समझे तो पश्चात इस बात की संतुष्टि हो तो त्यागपत्र स्वेच्छा से या वास्तविक नहीं है, तो इसके संदर्भ में भी जांच का रोल उनका रहता है। जांच के संदर्भ में जो सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं राष्ट्रपति, तो यह भी देखने को मिलता है। संविधान के 10वीं अनुच्छेद के अंदर दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी भी सदस्य के बारे में निर्णय करता है, यह निर्णायक या उचित है या नहीं, इसके संदर्भ में भी राज्यसभा के मामले में उपराष्ट्रपति या सभापति ही करते हैं। ध्यान रखिए सभापति के संदर्भ में। नेक्स्ट है, सभापति किसी भी सदस्य को मातृभाषा अपने संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, वह स्वयं हिंदी या अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए असमर्थ हो। जब वह असमर्थ है हिंदी या अंग्रेजी में, तो यह क्या करता है, उसकी मातृभाषा में। हाल ही में लोकसभा में ऐसे देखने को अवसर मिले थे। राज्यसभा हालांकि इस वर्ष घटना ऐसी नहीं घटी, पर पूर्ववर्त में घटा है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की हिंदी और अंग्रेजी में अगर कोई सांसद नहीं दे पाते तो उनके मातृभाषा, लोकल जो लैंग्वेज मातृभाषा लैंग्वेज है उनके द्वारा, जैसे कोई भोजपुरी हो सकता है, कोई मगही हो सकता है, या कोई पंजाबी हो सकता है, कोई हरियाणवी हो सकता है, तमिलनाडु कन्नड़ और भी जो उड़िया भाषा है, मराठी, तो इसके संदर्भ में वो दे सकता है। इसकी अनुमति सभापति ही देगा। तो भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। और राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के विषय के संदर्भ में जितनी भी गतिविधि है वो आपको सभापति के ही संदर्भ में होता है, इसलिए इतना आम व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं राष्ट्र के द्वितीय प्रमुख के रूप में, पर अब ध्यान रखिएगा यह चीज़ें आप लोगों को जानने की जरूरत है। नेक्स्ट है, सभापति संसद के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण भी करते हैं। यह निश्चित सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर होता है कि समुचित सुविधाएं प्रदान की जा रही है या नहीं। किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी निरुद्ध किया गया या संसद चल रही है, उसी समय किसी व्यक्ति संसद को गिरफ्तार किया गया है, तो उसके संदर्भ में बहुत से विधि विधान बनाए हुए उसके रूल ऑफ में आपको कार्य गतिविधि देखने को मिल सकता है। यह मेन बात उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो आप इसे चीज़ को देखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो सांविधिक निकाय है से संवैधानिक निकाय, अर्थात पहले उसे विधिक अधिकार दिया गया था, उसके बाद संवैधानिक निकाय के रूप में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमिका का विवेचना कीजिए। हाल में उसके क्या गतिविधि देखने को मिला, यह भी आप लोगों को जानने को केस स्टडी के तौर पर आपको मांग रहा है। यहाँ पर 150 शब्दों में उत्तर देना है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि इस रूप से आपको आंसर देना है। तो पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे क्या है इसके संदर्भ में चीज़ें, कैसे यह संवैधानिक निकाय बना, पहले सांविधिक निकाय था। तो देखिए 14 जनवरी का जो 2022 का जो आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया गया था, उसमें यह टॉपिक कवर किया गया। और जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस प्लस टेस्ट में भी आप लोग को यह 14 जनवरी का जो टेस्ट हुआ था उसमें कवर किया गया, तो आप लोग इसे ज़रूर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं।
देखिए 102 संविधान जो संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, प्रदान किया। इस अधिनियम के मदद से संविधान में अनुच्छेद 338 ख और 342 क जोड़ा गया। तो आपको पहले तो इसकी चर्चा करनी है। उसके बाद आयोग सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों, कल्याणकारी उपायों के जांच करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो यह भी आपकी चर्चा होनी चाहिए। और वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सरकार के निर्देश द्वारा दिया गया था कि लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़ों वर्गों के समावेशन, बहिष्करण के विचार करने और जांच एवं सिफारिश के लिए एक अस्थायी निकाय का गठन करना की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा। इसी के बाद आपको एक वर्ष 19 इन निर्देशों के बाद जब आपको गठन हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में गई बातें, उसका निर्देशन जो दिया गया उसी के अनुपालन के तहत संसद में वर्ष 1993 में पंचायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पारित किया गया और एनसीबीसी का गठन किया गया। हालांकि वर्ष 1950 और 1970 के दशक में काका कालेकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी, पर एनसीबी का गठन अधिनियम के तहत वर्ष 1993 में किया गया। अब यह देखते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा, यही आपको वैधानिक स्थिति की बात करता है और 2018 में आपको 102 संविधान संशोधन लाते हुए इसे संवैधानिक दर्जा किया था। वैधानिक दर्जा 1993 में दिया जाता है। उससे पूर्व जो गतिविधि हुई थी उसकी चर्चा कर देनी है शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद 1993 की चर्चा करनी है। उसके 2018 की चर्चा करते हुए डायरेक्ट आ जाना आपको उसकी भूमिका पर। भूमिका क्या है वर्तमान में? देखिए वर्तमान में भूमिका आपको देखने को मिले कहाँ है जी, यहाँ पर है। चीज़ें इतनी छोटी होगी ना, थोड़ा सा हो जाता कभी कभी। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में समिति गठन को लेकर चर्चा में रहा है। हाल ही में जब ओबीसी के वर्गीकरण के संदर्भ में तो ओबीसी संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया, उसमें राज्य पिछड़ा आयोग का भूमिका देखने को मिला है। और अनुच्छेद 342 ए पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी प्रकार के समुदाय को शामिल करने या हटाने के लिए संसदीय सहमति की अनिवार्यता को अधिक पारदर्शी बनाने से संबंधित रूपरेखा केंद्र सरकार को यह प्रस्तुत किया है हाल ही में। तो इसके संदर्भ में भी इसकी भूमिका देखने को मिली थी। अब हाल ही में देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के पदों में वेटिंग लिस्ट है। यह 64वीं के मामले में देखा गया था कि संबद्ध दिशा निर्देश देने की बात की गई थी। हालांकि बिहार लोक सेवा इस संदर्भ में अभी कोई स्टेटस नहीं लिया है, पर यह उसके संदर्भ में इसकी भूमिका देखने को मिलती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संरक्षण, कल्याण और विकास उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों के निर्वहन के संबंध में चिंताएं केंद्र और राज्य सरकार के साथ यह साझा किया है हाल के दिनों में। तो यह भी भूमिका देखने को मिला है। तो ये सब चर्चाएं होनी चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोग को समझ रहे होंगे। जो भी चर्चाएँ पहले की गई है तो आप लोग इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है गति शक्ति योजना संयोजक लक्ष्य। आपको इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर सरकारी और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता, सतर्क होकर कोऑपरेशन की बात की गई की आवश्यकता विवेचना कीजिए। इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए यूपीएससी यह प्रश्न पूछा है। तो आप लोग देखिए, पहले तो गति शक्ति योजना के संदर्भ में कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे गति शक्ति योजना के तहत 110 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया गया था और यह 2021 में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक लागत की कटौती के अलावा इस योजना के उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न राउंड समय को कम करना। इसके संदर्भ में आपको देखने को यह इनिशिएटिव आया था, योजना आया था। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना एकीकृत योजना के तहत समन्वित पर्यावरण के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों के साथ एक साथ लाया गया। तो देखिए सरकार की योजनाएं, कितने मंत्रालय एक साथ काम कर रही इस योजना, इसके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद निजी क्षेत्र कैसी इसमें भूमिका लगा से और सतर्क की जो समन्वय क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड पीआईबी का आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर चैनल पर सेंड भी किया था डॉक्यूमेंट, तो आप लोग इसे पढ़े होंगे ताकि और भी चीज़ें। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में इससे संबंध पीएम गति शक्ति की योजना के संदर्भ में चर्चा भी किया गया है।
अब देखिए पीएम गति शक्ति तहत क्या क्या योजनाएं कार्य करें, जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, सूक्ष्म भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचों के को शामिल करेगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं, उसके साथ हम लोग बात करें निजी क्षेत्र कैसे इसमें भूमिका अदा कर सकती है और सतर्क किस रूप से होना है, सरकार को सतर्क समन्वय की जरूरत है। तो इसके लिए देखिए आर्थिक क्षेत्र जैसे कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मछली पकड़ने के समूह, कनेक्टिविटी में सुधार, भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि क्षेत्र को कवर किया जाएगा। तो कितना बड़ा एस्पेक्ट है समझ सकते हैं। केवल सरकार अगर इसे करने जाएगी तो सरकार के डायग्राम बढ़ जाएंगे, इसलिए अपेक्षा की जा गई है कि निजी क्षेत्र भी इसमें सहयोग करे और उसमें फंड को रिलीज करे और जो भी संबद्ध योजना है उसको साथ मिलकर कार्य करे। तो इसके संदर्भ में कुछ सतर्क रूप से कार्य करने को देखने को मिला। जैसे अब निजी भागीदारी का क्या संदर्भ, इसमें पीएम गति शक्ति योजना संबद्ध क्षेत्रों निजी भागीदार को देखा जा रहा है ताकि विकास उन्नयन और प्रौद्योगिकी उन्नयन किया जा सके। देखिए विकास और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी R&D बहुत पार्ट होता है। मैंने R&D के संदर्भ में आप लोगों को चर्चा हाल ही में किया था। तो R&D निजी क्षेत्र में बेहतर होता है, तो इसलिए निजी क्षेत्र के R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन योजनाओं में लाने की ज़रूरत है और एक जो सतर्क अर्थात सतर्क समन्वय जो करना है उसके संदर्भ में राज्य केंद्र सरकार कर सकती, एक कमेटी बना सकती है जिसके आधार पर इन सब चीज़ों को मॉडरेट किया जा सके, इन सब चीज़ों को समझा जा सके, इसके क्रियाकलाप पर नज़र रखी जा सके, ये भी किया जा सकता है। भारतीय रेल के उन्नयनीकरण निजी भागीदारी बढ़ी है। हाल ही में मैंने कितनी आप लोगों को मैंने दिल्ली NCR दिल्ली रेलवे स्टेशन का पोस्ट भेजा था, उससे पहले बहुत से रेलवे स्टेशन का भेजा। रीज़न इसी के लिए है कि मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, भारत का ये कॉन्सेप्ट मान चुका है, लोग मान गए हैं कि भारत एक गरीब राष्ट्र है, इसमें गरीबों की ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं, गरीब की भी चर्चा होनी चाहिए, पर उसके साथ भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, 47 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो उसके लिए सभी लोगों को जुड़ना जरूरी है। और एक विवाद देखिए, मैं इससे इतर बात करना चाहता हूं कि अभी गौतम जो अडानी जी हैं विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो मैंने सोशल मीडिया पर कितना ही इनके बारे में सोचा हूं कि सुना हूं, देखा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के सहयोग से देश के विदेश में दूसरा स्थान, इनको ये खुशी नहीं हो रही है कि विश्व के द्वितीय सबसे अमीर भारत से रिलेटेड है। अगर ऐसे देखिए, ये दोनों पक्ष हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। जब भी निजी क्षेत्र की बात की जाती है हम हमेशा इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखते हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं। अब देखिए गौतम अडानी पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पर, और इससे कितने भारतीय मोटिवेट होकर और भी काम करेंगे, इनोवेटिव लाएंगे, इनोवेटिव आइडिया लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं। एक दौर देखिए जब टाटा समूह जब गठित हुआ था भारत में, उसके बाद के रिलायंस समूह जब गठित हुआ था, कितने ही इनोवेटिव आइडिया भी ऐसे ही हम लोग 100 को आइकॉन फिनटेक नहीं गठित कर लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, तो हम लोग इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है, न कि नेगेटिव एस्पेक्ट को। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो इसी में देखिए निजी भागीदारी बढ़ी है, जिसमें एर्नाकुलम, कोलम, कोझिकोड, पलक्कम रेलवे स्टेशन नवीकरण की शक्ति परियोजना आम माध्यम से लागू करने की योजना है। निजी भागीदारी को बढ़ाने की योजना है, तो गति शक्ति योजना के तहत ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने निजी भागीदारी का अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी देखिए, 4G आपको, साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखते होंगे, हाल ही में जो मैं नाम उनका भी भूलूँ, हाल ही में उनका निधन हो गया है। सबसे बड़े ब्रोकर थे इंडिया के, जैसे वॉरेन बफेट थे, उसी तरह झुनझुनवाला जी का निधन। उनका एक आकाश देखिए, आकाश आपका एक इनोवेशन उनका आया है, जैसे हम लोग इंडिगो है, एयर इंडिया है, इसी प्रकार बहुत से चीज़ें थी। तो आकाश उनका एयरलाइंस है, तो ये 45 दिन में उनके सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर किया गया था। तो इस प्रकार के जब भी इनोवेटिव प्रोग्राम होते तो निजी क्षेत्रों का भी सहयोग बढ़ता है, और क्या होता है लास्ट में सरकार और संरचना निर्माण होता है और बेहतर वातावरण क्रिएट होता है। इसलिए मिशन शक्ति जो है गति शक्ति योजना के तहत निजी क्षेत्रों के मध्य सतर्क समन्वय की बात करता है। तो यह हम लोग इस वातावरण को संदर्भ में चीज़ें के स्पष्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है देखिए, भारतीय बंदरगाहों को और अधिक लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने के लिए नई निजी भागीदार योजना सृजन किया गया, जिसमें आप लोगों को मैं कितनी बार चर्चा किया, कल ही आपको सॉरी आज ही शायद हुआ है, नई लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की गई है। हालांकि इसकी चर्चा बहुत पहले से हुई थी, पर आज ही नई नीति लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की गई है। तो आप देख सकते हैं इसका मुख्य कारण क्या है, गति शक्ति योजना के तहत जो भी सेक्टर इसके क्षेत्र निर्धारित किए गए उसमें सभी का भागीदारी, सरकारी नीतियों का और सरकारी संस्थाओं का, निजी संस्थाओं का, दोनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इतनी बड़ी देखिए, इतनी बड़ी जो 110 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है, तो यह कितनी बड़ी राशि है। और जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त करने में कहीं ना कहीं यह मदद करेगा। तो ये सब चीज़ें आपके आंसर में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यह बहुत ही देखिए प्रश्न है दिव्यांगता, जो दिव्यांग लोग हैं उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात की गई। देखिए पदाधिकारियों, सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों को गहन संवेदनशीलता के बिना, अर्थात देखिए अधिकार होते हैं, आपको दिए गए हैं अधिकार, पर मौलिक कर्तव्य अधिक जवाबदेह होता है। मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, वो आपको हिजाब के मामले में हो या किसी ऐसे मामले में, सार्वजनिक मामले में हो, मैं मौलिक कर्तव्य को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको एक सभ्य व्यक्ति बनाता, वो सभ्य समाज का निर्माण करता। उसी में यह आपको यह टॉपिक कवर होगा कि पदाधिकारी का देखिए विधिक अधिकार तो दिया हुआ है ही कि कार्य और गतिविधि कैसे करना है, पर उसे उसके अतिरिक्त वो पहले व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसी कार्य के प्रति उसकी वफादारी, उसकी जवाबदेहिता, उसकी कार्य क्षमता क्या होनी चाहिए, यह डिफाइन करता है। साथ ही साथ नागरिक भी इसके प्रति, इन लोगों के प्रति, दिव्यांग लोगों के प्रति क्या जवाबदेही उनके प्रति है, साथ ही साथ उनकी जवाबदेहिता क्या है, उनको किस प्रकार के नज़रिए के साथ उनके ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनको किस रूप से उन्हें सहभागी बनाना अपने कार्यों के साथ, सभी चीज़ों का एस्पेक्ट इसी संदर्भ में कि केवल अगर ये सब नहीं होगा तो यह केवल दस्तावेज बनकर रह जाएगा, इस पर जो सरकार कार्य करना चाहती है वो नहीं होगा। तो इसी शब्दों में 150 शब्दों में इसका आपको आंसर देना था। तो इसके संदर्भ में देखिए 2 चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए दिव्यांग अधिकार 2016 जो राइट ऑफ पर्सन जो एक्ट जो दिया गया था 2016 में पारित किया गया, और 2011 में जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 2.21% भागीदारी इनका है, दिव्यांगजनों का। और जब समाज के संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने में पर बल देने कानूनों के लिए उपस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका अदा दिखती है। तो यह कार्य गतिविधि की गई थी सरकार के द्वारा। कुछ सरकारी प्रयास किए गए, जैसे सुगम्य भारत अभियान, UID कार्ड योजना और स्वावलंबन योजना, जो 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अब ये सब जो रिलेटेड योजना है, या तो रिजर्वेशन देना 4% तक इन्हें देना है, ये कोटा है इनके लिए निर्धारित किया, पहले 3% था। तो ये सब का क्रियान्वयन या धरातल स्तर पर कार्य कभी होगा जब प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्य करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो यह भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो यह सब चीज़ें आपको आंसर में होना चाहिए था। अब सरकारी नागरिकों, आम नागरिकों की भूमिका क्या हो सकती है, इसके संदर्भ में देखने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि अभी भी 73% से अधिक दिव्यांगजन श्रम शक्ति के दायरे से बाहर है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कारण क्या हो सकता है? कारण यही हो सकता है सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों का सहभागिता इन क्षेत्रों को नहीं, इन लोगों को नहीं मिल रहा है। तभी तो इतने प्रतिशत जो लोग हैं, जो कुल दिव्यांग, उनको अभी इनके श्रम शक्ति से बाहर रखा गया है। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों के लिए समय समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए गए के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्व में आरक्षित 3% अब 4% हो गया। सिर्फ सीटों के लगभग 1% सीटों पर ही भर्तियां हुई। ऐसा क्या कारण है? सोचने वाली बात है कि विधि अधिनियम बना हुआ है, फिर भी क्या कारण ऐसे हैं जो 1% ही इनकी नियुक्ति हो रही है, बाकी शेष 2% है नहीं हो पा रही। इसके पीछे क्या कारक है? इसके प्रशासनिक और दूरदर्शिता हो सकती है, या सही तरीके से चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकते, या कुछ और भी कारक जवाबदेह हो सकते हैं, या जो नागरिक है वो भी सहभागी नहीं बन रहे हैं, मोटिवेशन नहीं ला पा रहे हैं इन लोगों में, ताकि ये लोग भी आके कार्य कर सकें। हालांकि स्थितियाँ कुछ इधर बदली है, फिर भी यह एक डाटा है जिससे आप लोग को इनपुट करना चाहिए।
अब मानसिक रूप से अक्षम लोग जो हैं, दिव्यांग महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग जनों में सबसे अधिक उपेक्षित है। यह हम लोग आसपास अपने आसपास में ये देखने को मिलता भी है कि जो भी मानसिक रूप से अक्षम लोग हैं या दिव्यांग महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले दिव्यांग जनों में सबसे अधिक उपेक्षित महसूस किया जाता है। उसके संदर्भ में आप सोच सकते हैं, हाल ही में आपको पटना में एक घटना घटा है जिसमें एक महिला का हाथ कट गया था। तो समझ सकते हैं प्रशासनिक जवाबदेहिता किस प्रकार से असंवेदनशील है कि उसके खिलाफ जो भी लोग संस्थाएं कार्य की उसके खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार की ऐसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इस संबंधित आयोग के द्वारा या विभाग के द्वारा कोई कार्य गतिविधि नहीं किया गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं यही आपको अदूरदर्शिता के संदर्भ में बातें की गई है कि कोई व्यक्ति दिव्यांग हो गया है तो उसके संबंध में प्रशासनिक अदूरदर्शिता कैसी, नागरिकों की जवाबदेही कितना या उस संस्थान का क्या जवाबदेह बनता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है। चीज़ें उस रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती करने तो कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग स्कूल नहीं जा पाते। इसके पीछे क्या कारण हो सकते, इसके बारे में केवल सरकारी और नागरिकों को संवेदनशीलता की कमी होगी तो ही जाकर सहयोग। हाल ही में देखे होंगे एक लड़की महिला जो एक पैर पर कूद कर जाती थी, तो जिसको सोनू सूद जो अभिनेता हैं उनके द्वारा कोरोना काल में बेहतर काम किया, उनके द्वारा डाइट बेनिफिट दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। उससे पहले क्या को उस समाज उस क्षेत्र के लोग उनको नहीं, उस बच्ची को नहीं जानते होंगे। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया उसके बाद मुंबई में बैठा है कोई अभिनेता देखता है उसको डायरेक्ट बेनिफिट दे सकता है, वहाँ से बैठे क्या वहाँ जिला प्रशासन उससे पहले नहीं देख रहे होंगे। यही बात यह सरकारी पदाधिकारियों के संदर्भ में बात कर रहा है ये टॉपिक में, इस प्रश्न में। तो आपको सारे एग्जाम्पल केस स्टडी के तौर पर देने होंगे। अब साथ में देखते हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेनों में सुगमता का अभाव विकलांग के साथ साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। देखिए सीट रिजर्वेशन इनका रहता है, उस सीट पर लोग भी आम बैठ जाते हैं, आम लोग बैठ जाते हैं, जो सबल व्यक्ति या सबल महिला है उस पर बैठ जाते हैं, उनके लिए खाली नहीं रहता। और जब वो आते हैं तो वैसे ही खड़े होकर जाते हैं। ऐसे कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली। रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। हालांकि बहुत से इनिशिएटिव रेलवे स्टेशन पर लिए गए, उनके लिए व्हील चेयर व्यवस्था किया गया, ऑटोमेटिक सीढ़ियों की व्यवस्था किया गया, और भी चीज़ें की गई हैं। पर कहीं ना कहीं यह हम ट्रेन के अंदर देखते हैं या अपने साथ सफ़र करने वाले लोगों के साथ भी देखते हैं। और साथ ही साथ आम नागरिकों द्वारा कई ऐसी घटनाएं क्रम देखने को मिलती है जहां दिव्यांग जनों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया जाता है। ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसे देखते हैं, वीडियो या क्लिप देखते हैं जो दिव्यांग जनों के साथ ऐसी अभद्रता की जाती है, कहीं न कहीं नागरिकों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो यही प्रश्न में आपको प्रश्न पूछा गया है कि इससे रिलेटेड टॉपिक आपको ये सब कवर होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, प्रश्न का उत्तर कैसे बनता है, किस रूप से देना है। आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि और भी हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने आ सके। बहुत से कोर्स लॉन्च किए गए हैं और हम लोग क्लास प्लस पर एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराती है सेवाएं, उसमें हम लोग टॉप किए हैं इस संदर्भ में। तो बहुत ही सभी लोग इस पर आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप लोग ज़रूर हमें और भी मोटिवेट कीजिए ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सके। और बहुत लो प्राइस में चीज़ें दी गई है, परचेज ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी इंटरनल जो चीज़ें हैं की जा सके। बिना इकोनॉमिकल कुछ नहीं होता। मैं फैक्ट टू बात करता हूँ यहाँ पर, इकोनॉमिकल कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एग्जिस्ट करने के लिए आपको उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए इकोनॉमिकल मजबूत होना होता है। और वही कार्य है कि आप लोग अगर आपको लगता है कोई कोर्स आपके लिए उपयोगी है तो आप लोग ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत लो प्राइस में है। अगर मान लीजिए बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है तो 199 में आप लोगों को 99 में भी चलाया जा रहा है, 199 में भी चलाया जा रहा है। यूपीएससी का टेस्ट आपको 499 में चलाया जा रहा है। सोच के देखिए कितना आप लोगों को लो फी प्राइस रखा गया है। तो आप चीज़ें हमारा सपोर्ट कर सकते हैं और जो चीज़ें हम लोग दे रहे हैं आप पहले यूट्यूब पर सर्च कीजिए क्या ऐसा एनालिसिस किसी ने किया है इस प्रकार से, या ऐसा दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस जो एग्ज़ाम ओरिएंट आप लोगों को कवर करता है, कोई ऐसा हो रहा है तो आप लोग ज़रूर जाइए वहाँ पर, देखिए चीज़ें पहले टैली कीजिए। युक्ति आईएएस पर अमर सर आप लोगों को क्या दे रहे हैं और हमारी टीम कैसे आप लोगों की मदद कर रही है, तो जाके हम लोग से कनेक्ट होइएगा।
और जो भी ग्रुप में 73 लोग अभी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में 73 लोग हैं, उनका बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा है। और उनका पर्सनली मैं कल से कॉपी सारा चेक करूंगा, जो दैनिक जागरण से रिलेटेड जो मैंने नोट्स बनाने को कहा था, तो कल के बाद मैं कुछ दिन फ्री हूं, तो उसके बाद मैं आप लोगों को सारा की नोट्स चेक कर लूँगा। उसके बाद जो भी अपडेट होगा आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 9वां क्वेश्चन। भारत श्रीलंका में वर्षों पुराने मित्र है और पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह 150 शब्दों में बात कर रहा है। कहने को जो भी बातें कहनी है 150 शब्द में ही कहिए। तो यह पुराना मित्र है, तो हम लोग ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं श्रीलंका के साथ, सभी लोग जान रहे हैं, पर उतना भी ऐतिहासिक पीछे नहीं जाना है, पर वर्तमान चर्चा जरूर करनी है उसके संदर्भ में। जैसे 22 मिलियन आबादी वाला देश श्रीलंका, जहाँ हाल में अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा था या कर रहा है के संदर्भ में, जैसे 7 दशकों के सबसे खराब स्थिति, जिसके कारण लाखों लोग भोजन, दवा और ईंधन और अन्य आवश्यकताओं के वस्तुओं की खरीद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बाद सैकड़ों परिवार विरोधी प्रदर्शनियों श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की लेकर राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोल दिया और राष्ट्रपति श्रीलंकाई राष्ट्रपति जो थे, अब पुनः जो इनका चयन हुआ, रानिल विक्रमसिंघे जिनका चयन हुआ है, स्थितियां कुछ सुधार हुआ है, पर इस दौरान भारत और श्रीलंका के संबंधों को नया आयाम देने का प्रयास हुआ है, अवसर ऐसा प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताने की जरूरत है। और आपातकाल क्या हुआ, वर्तमान स्थिति क्या घटित हुई है, तो चीज़ें यही है कि वहाँ दवा, दारू, और इससे दवा दारू मत समझ लीजिएगा, जो दवा दारू के साथ जो शक्ति है उसका उपयोग मैंने किया था। भोजन, दवा, ईंधन, अन्य आवश्यकताएँ जो उसके कारण जो आपात स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, डेप्ट बहुत बढ़ गया था उसके संदर्भ में। तो देखिए, भारत श्रीलंका कई क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठनों का सदस्य राष्ट्र है, जैसे कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ, बिम्स्टेक। सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने निरंतर गतिशील रहे। इतने बड़े पुराने मित्र हैं कि जब आज़ाद हुए दोनों राष्ट्र जिस रूप से, उसके समय से ही आपको ये एक दूसरे के सहयोगी रहे। अब देखिए, क्षेत्र कौन कौन से, ये आप लोग को स्पष्ट कर देना है। तो विकास के सहयोग क्षेत्र है, वाणिज्यिक सहयोग क्षेत्र है, साझा पर्यटन के क्षेत्र है, सुरक्षा और भारत श्रीलंका के बीच सामंजस्य क्षेत्र, असामंजस्य के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे चीन का मुद्दा रहे, मछुआरा का मुद्दा रहे, या तमिल भाषा विवाद जो है, तमिल क्षेत्रों का संबंधित जो विवाद है तमिल लोगों का, वो भी यह विवाद का मुद्दा, ये दोनों के संबंध को स्पष्ट करता है। उसके बाद देखिए, पहल क्या की गई वर्तमान परिदृश्य में, ये आप लोगों को चर्चा करनी है। जैसे श्रीलंकाई आपातकाल के दौरान भारतीय मदद में पहली खेप 9000 मैट्रिक टन चावल, 200 टन मैट्रिक टन दूध पाउडर और 24 मैट्रिक टन दवाएं रिलीज़ किया और भेजा। आपातकाल के दौरान जब श्रीलंका में आपातकाल लगा हुआ था, तो सबसे पहला राष्ट्र था जो भारत ने सहयोग दिया है। श्रीलंका के भेजने के लिए व्यापारियों 40,000 टन आपको यह चावल भेजा गया भारतीय व्यापारियों। यह तब संभव हुआ जब भारत ने क्रेडिट लाइन का अनुमति दिया और श्रीलंका भेजी जाने पहली खदान रसद थी। तो यह भी एक समझने वाली बात है आप लोगों को। साथ ही में श्रीलंका के आपातकालीन 40,000 टन डीजल प्रोवाइड किया, क्योंकि वहाँ पर तेल आपूर्ति की भी समस्या हो गई थी, तो 40,000 टन डीजल आपूर्ति किया गया था। और भारत ने श्रीलंका के 1 अरब की क्रेडिट लाइन यानी ऋण सहायता देने की सहमति व्यक्त की और धीरे धीरे उसे रिलीज भी किया गया। तो ये सब डायग्राम आपके आंसर में होने चाहिए। वर्तमान स्थिति में भारत किस रूप से भूमिका अदा की, इसके लिए श्रीलंका का जो विदेश मंत्रालय उसने भारत की प्रशंसा भी की है। भारत एकमात्र राष्ट्र है जो अब इसके विपत्ति के काल में सबसे पहले आया और पड़ोसी होने का राजधर्म निभाया। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को समझने की जरूरत है। आज के एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन, कल हम लोग 11 से लेकर नेक्स्ट दिन 20 तक प्रश्न करेंगे। तो क्योंकि टॉपिक लंबा है, देखिए विस्तृत रूप से चर्चा करने पर समय लगता है, इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आज ही मैं सारा चीज़ करा दूं तो बर्डन हो जाएगा आप लोगों के लिए, वीडियो भी लंबा हो जाए जो आप लोग देखते नहीं हैं। और अंतिम तक वीडियो देखिए ताकि और भी आप लोग इम्प्रूवमेंट आप लोग ला सकें, चीज़ें समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को, बिम्स्टेक और सार्क के बीच समानांतर संगठन है, इन दोनों के बीच क्या समानता है, असमानता है। इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या था। बिम्स्टेक नया संगठन बना, सार्क से पहले बाद में था।
उसके बाद बिम्स्टेक आया, तो यह क्या विदेश नीति में उद्देश्य देखने को मिला, इसके संदर्भ में चर्चा करने की बात कर रहा। इसका आंसर 150 में आप लोगों को देखने को मिला। तो इसमें क्या क्या आप लोगों का प्रश्न में शामिल होना चाहिए उत्तर में, आपके इस प्रश्न के उत्तर में, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ये कवर किया गया है। मैंने कई बार दफ़ा ये भी बात किया है कि जैसे आपको ब्रिक्स एक नाटो संगठन के रूप में गठित किया जा सकता है, या क्वाड को भी नाटो संगठन के रूप में गठित किया है। इसी तरह मैंने बिम्स्टेक के संदर्भ में भी चर्चा किया, क्या भारत सार्क की उपयोगिता को समाप्त करते हुए बिम्स्टेक को मजबूत करे। मैंने दैनिक जागरण में आपको यही टॉपिक को कवर किया था 2021 के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मैं तो आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि वीडियो एक बार देख लीजिए, चीज़ें आप लोग समझ में आएगी कि दैनिक जागरण से न्यूज एनालिसिस आप लोगों का जो किया जा रहा है वो क्या टॉपिक ओरिएंट है या नहीं है। मैंने वहाँ यही लाइन बोला था कि सार्क की प्रासंगिकता को कम करते हुए बिम्स्टेक को भारत मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत से रीजन है, तो उसके लिए चीज़ें आपको स्पष्ट मैंने वहाँ किया था। देखिए, प्रश्न डायरेक्ट वहाँ से ऐसे पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है और बंगाल खाड़ी तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य देश हैं, जो कि क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसमें उप क्षेत्रीय संगठन का स्थापना 1997 में बेकांग घोषणा के द्वारा हुआ। श्रीलंका के बेकांग घोषणा के द्वारा किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग थाईलैंड के बेकांग जहाँ है वहाँ की घोषणा के तहत किया गया। तो 97 का ये आप चीज़ें समझिएगा। इसके 7 सदस्य देश में 5 दक्षिण एशियाई से है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका है, और 2 म्यांमार और थाईलैंड है, और जो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। उद्देश्य क्या है, देखिए इसका मैप की तरह मैं आप लोग समझाता हूँ। भारत का ये क्षेत्र है, ऐसे इंडिया का मैप है, यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया है ऐसे, और भी बहुत से क्षेत्र दक्षिण एशिया। यहाँ पर फिर आपको ऑस्ट्रेलिया ऐसे है, न्यूजीलैंड आपको ऐसे है, फिर यहाँ बहुत से छोटे छोटे राष्ट्र हैं, यहाँ पर चीन है, ठीक है। तो आपका ये श्रीलंका, छोटा सा श्रीलंका यहाँ पर है। तो इस समूह से लेकर यहाँ तक बिम्स्टेक की बात यह करता है। इसी में 2 म्यांमार, और जो म्यांमार है और थाईलैंड है, आपको इसका समूह है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो क्षेत्र है, इस सबको सार्क का जो संगठन था उसको अलग करते हुए, क्योंकि हाल के दिनों में पूर्व की ओर देखो नीति ईस्ट एक्ट पॉलिसी जो आई थी, उसके में हम लोग दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। उसके पीछे बहुत से लॉजिक दिए गए थे, कारक दिए गए, उसी में से यह भी इसी का लॉजिक है कि हम जो विवादास्पद जो क्षेत्र है सार्क में, जो पाकिस्तान हमेशा अड़ंगा लगाता है, उसको दरकिनार करते हुए हम इस क्षेत्र के बढ़ते उपयोगिता को हम अपने अवसर के रूप में उपयोग करें। इसी से रिलेटेड प्रश्न था। तो इसके बिम्स्टेक के क्या उद्देश्य है, सबसे पहले तो क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास और वातावरण का तैयार। देखिए, लगभग बिम्स्टेक और सार्क के दोनों उद्देश्य एक ही है, लगभग एक ही है। उसका जो एस्पेक्ट है वो भी एक ही है। तो इसके संदर्भ में सिद्धांत जो है, एथिक्स है, दोनों के एक ही, लगभग एक ही है, कुछ अंतर है बस, इसलिए समानांतर संगठन इसे बोला जाता है। पर इसके क्रियाक्रम बहुत अंतर हो जाता है। तो आप लोग इसका देख लीजिए, मैं बस इंक्लूड कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। सहयोग और समानता की भावना विकसित करना है, दोनों ही संगठनों में ऐसे देखने को है। फिर सदस्य राष्ट्रों साझा हितों के क्षेत्रीय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, इसमें भी ये दोनों संगठनों में है। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करना, ये दोनों सदस्यों में। अब बिम्स्टेक सिद्धांत क्या है, समान संप्रभुता है, तो यहाँ भी सार्क में भी है। क्षेत्रीय अखंडता है तो सार्क में भी है। राजनीतिक स्वतंत्रता है तो सार्क में भी यह विशेष सिद्धांत है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, तो यह भी आपको सिद्धांत सार्क में देखने को मिलता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तो यह भी सार्क में देखने को मिलता है। पारस्परिक लाभ, ये दोनों आपको यहाँ भी सार्क में देखने को मिलता है। सदस्य देशों के मध्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प भी प्रदान करना है। तो यह आपको यहाँ पर बिम्स्टेक में जो दिख रहा है, सार्क में नहीं है चीज़ें, पर इसके एस्पेक्ट वहाँ भी कुछ न कुछ देखने को मिलता है। तो अब यह महत्व क्यों है, तो 3 प्रमुख नीतियों के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। पहला तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, क्योंकि देश की सीमा के नज़दीकी क्षेत्र का प्रधानता करता है। पर सार्क में पाकिस्तान को छोड़ के अफगानिस्तान जो था, जो ये अलग था, इसके
एस्पेक्ट भी यहाँ पर भी सेम थे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दोनों में समान है, एक बिम्स्टेक और सार्क दोनों में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है दोनों में समान रूप से कार्य करती। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ना चाहता है, जो मैंने अभी बात किया ये सब, यह अलग है दोनों में। बिम्स्टेक में यह पाया जा गया पर सार्क में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए अलग हो जाती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों आर्थिक विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार बांग्लादेश से जोड़ने का यह प्रयास किया जा रहा है, खाड़ी देशों को जोड़ने का। आप लोग चिकन नेक का बार बार चर्चा सुनते हो, चिकन नेक, तो यह बांग्लादेश को प्लस म्यांमार को, थाईलैंड को, इस सब से जोड़ने के लिए एक इनिशिएटिव गलियारा का भी निर्माण किया जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण यही है, बिम्स्टेक के संदर्भ में ही प्रदर्शित होता है, मजबूत अंतर संबंध को स्थापित करना है। नेक्स्ट है अब सार्क। देखिए 8 दिसंबर, एक सेकेंड कुछ इशू कभी कभी हो जाता है क्योंकि चलिए हम लोग बात करते हैं अब। 8 सितंबर 1995 को सार्क फ्रेमवर्क के तहत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित सार्क का गठन किया गया था। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, पारंपरिक लाभ के सिद्धांत। देखिए बिम्स्टेक में भी यही जो गठन किया गया, बिम्स्टेक भी यही उद्देश्य थे, सिद्धांत थे। इस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को विकल्प न होकर इसका पूरक होगा, यह भी एक संदर्भ देखने को मिला था सार्क के दृष्टि से। नेक्स्ट है ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्वितीय और बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा, उसके संदर्भ में भी इसके सिद्धांत देखने को मिलता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सार्क सदस्य देश है, जबकि वर्तमान में इसके सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। वह अलग अलग जुड़ते भी समय समय पर। पर्यवेक्षक वो राष्ट्र होता है जो सभा में आके बैठ सकता है, जो सार्क की बैठक होगी उसके सारे नियमों कानूनों को वो जान सकता है, उसके संबंध में राय दे सकता है। पर पर्यवेक्षक का राय को मानना ना मानना सदस्य देशों के जो समूह होंगे वो उसके सामूहिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है। अब देखिए सार्क संगठन के क्षेत्र क्या है। सेम संगठन वही है जो उद्देश्य आपको बिम्स्टेक के है, वही है। मानव संसाधन के विकास और पर्यटन, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक व्यापार, व्यक्ति, सामाजिक मुद्दे, सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति, सभी ऐसे मुद्दे जो बिम्स्टेक के हैं वही सार्क के भी हैं। तो यह समानांतर संगठन होने के कारण है। समानता असमानता के पक्ष को बताना है तो इसमें कुछ पॉइंट देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पर अलग मिलेगा। जैसे आपको प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो कार्य किए गए हैं वो अलग अलग डायग्राम देखने को यहाँ मिलता है, तो आपको ये सब की चर्चा वहाँ कर देनी है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन जो सार्क महत्वहीन हो जाने के कारण भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने का एक नया मंच प्रदान किया और वही बिम्स्टेक का एक जन्म का कारण रहा है। कारण क्यों है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति हमेशा रहती है, आपसे असहमति, यहाँ सहमति लिखा गया है, यहाँ असहमति कर लीजिएगा आप लोग, असहमति होता है क्योंकि बार बार देखने को मिलता है जब भी दोनों देश आज़ाद हुए तो भारत के संदर्भ में हमेशा पाकिस्तान का अलग ही रवैया रहता है, वो किसी भी मुद्दे में रह जाए। अगर इंडिया पूरब की ओर जाना चाहता है तो पाकिस्तान हमेशा पश्चिम की ओर जाएगा। देख लीजिए जानबूझ के वो जाता है, चीज़ें उसके लिए यही सूट करती हैं। तो स्थितियाँ आज वही है कि 7 दिन का डेप्ट नहीं बचा हुआ है, विदेशी मुद्रा चीज़ें वो कगार कंगाली पे आया हुआ। हाल ही में मुद्रा IMF के द्वारा उसके जो कुछ चीज़ें की जा रही हैं तो वो अलग एस्पेक्ट है। आतंकवाद से संबंधित मामले में हमेशा अड़ंगा लगाता रहा था पाकिस्तान भारत के संदर्भ में, इसलिए भारत सार्क से मोह माया अपना धीरे धीरे छोड़ते हुए बिम्स्टेक की ओर, और हाल ही में बिम्स्टेक का सम्मेलन भी हुआ था तो भारत के संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट की गई, नीतियाँ स्पष्ट की गई थी, तो इसके लिए भी एक कारक रहा है। और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है भारत का आगमन आना भी बहुत बड़ा कारक रहा बिम्स्टेक जैसी संस्थाओं का सृजन का और सार्क की उपयोगिता को कम होने का। तो इसके लिए आपको इन सब डायग्राम की चर्चा वहाँ करनी होगी 150 ही शब्दों में। तो उम्मीद करता हूँ 10 जो प्रश्न हैं आप लोग इन सब सारे डायग्राम को समझ गए होंगे, बेहतर तरीके से समझे होंगे। इसके की नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिएगा, आने वाले समय में PCS स्तर के प्रश्न में आपको यह काम देगा। जो भी स्टेट PCS आप लोग देते हैं, जैसे हरियाणा दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, झारखंड दे रहे हैं, UP दे रहे हैं, MP दे रहे हैं,
राजस्थान दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ दे रहे हैं, तो किसी भी स्टेट के पीसीएस में आपके ये टॉपिक कवर करेगा। तो सारे के की नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट जल्द ही वीडियो में मिलेंगे। 11 से लेकर 20 जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा करता हूँ। आप लोग से एक नए वादे के साथ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना एकदम नहीं भूलिए। और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप अपडेट हो गया है, अपडेट का अंतिम फेज चल रहा है। ज़रूर गूगल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड करके परचेज़ कीजिए। जो भी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करें आपके आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें हैं, अगर यूपीएससी दे रहे तो यूपीएससी की चीज़ें आप लोग परचेज कर सकते हैं, पीसीएस दे रहे हैं तो पीसीएस के कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। कल से दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पुनः स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा चीज़ें और बेहतर समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।